देखो, मैंने लास्ट क्लास में प्रेशर के बारे में बताया था, है ना। और प्रेशर के टॉपिक्स बता रखे थे। वेरिएशन ऑफ प्रेशर, वेरिएशन ऑफ प्रेशर के बारे में भी मैंने बातें करा था, है ना। और मैंने बताया था एयर में वेरिएशन होता है, वो जैसे जैसे आप ऊपर जाते जाओगे प्रेशर क्या होता है, डिक्रीज करते जाता है। बट लिक्विड में क्या होता है, जैसे आप लिक्विड में डेप्थ में जाओगे प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज करेगा। और उसके लिए क्या होता है, उसका फॉर्मूला भी मैंने दिया था, है ना। P इज इक्वल टू पी नॉट या P2 इक्वल टू P1 प्लस रो जी एच, है ना, दे रखा था। अब देखो यहाँ पे एक आता पास्कल लॉ। व्हाट इज पास्कल लॉ? पास्कल लॉ क्या होता है? नहीं, इसमें क्या बोलता है कि कोई हमारे पास क्लोज चैम्बर है, ठीक है, जिसमें इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड भरा हुआ है। कैसा फ्लूइड? इनकम्प्रेसिबल। इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 है, इसकी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है, A1 है, ठीक है ना। तो देखो ये पिस्टन है, एक्चुअली पिस्टन समझते हो, पिस्टन। पिस्टन समझते हो, पिस्टन क्या होता है? आप लोग देखो पिचकारी, देखो होली वाली, उसमें बाहर ऐसे सिलेंडर होता है और अंदर पिस्टन अप एंड डाउन करता है, यही पिस्टन है। अगर इसके पिस्टन के ऊपर आप अगर फोर्स लगाओगे F1, तो यहाँ पे ये पिस्टन ऊपर मूव करेगा और फोर्स जनरेट करेगा F2। तो पास्कल लॉ ये बोलता है कि इफ वी एक्सर्ट प्रेशर ऑन एनी एरिया, इट विल create change in pressure, and that change in pressure will be equally distributed throughout the liquid, है ना। जैसे मान लो ये मैंने इसको फोर्स लगा के इसको नीचे डिस्प्लेस किया, फोर्स लगाया नीचे डिस्प्लेस किया, तो क्या होगा, आपको मालूम है प्रेशर इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो ये कुछ प्रेशर क्रिएट करेगा, जितना प्रेशर ये क्रिएट करेगा हर पॉइंट पे उतना ही प्रेशर का चेंज आएगा, ठीक है। यहाँ अगर 2 पास्कल था पहले, तो अब 2 पास्कल अगर इंक्रीज हुआ इसके वजह से, तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो सारे जगह पे सेम आएगा, मतलब यहाँ पे भी प्रेशर सेम होगा, और वो प्रेशर कितना होगा, F2 अपॉन A2। तो प्रेशर सेम होगा, तो मैं लिख सकता हूँ यहाँ पे क्या, F1 अपॉन A1 इज इक्वल टू F2 अपॉन A2। तो यहाँ से मेरे को F2 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, दैट इज F1 इंटू A2 डिवाइडेड बाई A1, ठीक है। है ना। तो ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, a car of mass 800 kg placed on hydraulic lift of area of cross section 2 meter square. Find the force required to lift on area of 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, एक लिफ्ट है, ये बेसिकली कहाँ पे है, ये पिस्टन, ये पास्कल लॉ यूज होता है हाइड्रोलिक लिफ्ट वगैरह होते हैं ना, जहाँ पे कार वगैरह को वॉशिंग सेंटर पे यूज किया जाता है उठाने के लिए। कम फोर्स लगाते ऊपर उड़ जाता है। आपने देखा होगा स्क्रू जैक, देखा होगा, कार पंचर हो जाती है, ठीक है ना, कार पंचर हो जाती है तो कार को उठाते फिर चक्का खोलते ना, तो उठाने के लिए पहले देखना रॉड से घुमा घुमा के उसको उठाते थे। बट अब के टाइम में देखना प्रेस करते हैं पैर से इस तरीके से और वो लिफ्ट कर जाते हैं, ठीक है। तो वो हाइड्रोलिक लिफ्ट, हाइड्रोलिक जैक में ये सब यूज होता है, इसकी प्रिंसिपल। तो देखो इसको सॉल्व करो, करो, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, सॉल्व करो, नहीं होगा तो फिर मैं करूंगा।
सर 40 न्यूटन। सर 4 न्यूटन। ओके, और किसी का? हेलो हेलो। हाँ हाँ सर, पूछ रहा था ना कि ये जो एनएसओ स्टेज 2 के लिए जो हमें मिल रहा वर्कशॉप 8-9 का, वो कितने दिन तक चलेगा, कितने क्लासेस टोटल मिलेंगे? अच्छा, ठीक ठीक है सर। ठीक ठीक। ठीक है सर। है ना, तो देखो क्या करना, कुछ नहीं। F2, ये लिफ्ट है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A2 कितना दे रखा, 2 मीटर स्क्वायर। और इसके ऊपर कार है जिसका मास कितना है, 800 kg। तो इसका वेट कितना होगा, 8000 न्यूटन। ये न्यूटन। F2 हो गया। अब इसके बाद क्या बोल रखा है, इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन दे रखा है, कितना दे रखा है, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। 100 सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में करने के लिए क्या करना होगा, 1/100 इंटू 1/100 मीटर स्क्वायर। तो ये कैंसिल हो गया, मीन्स A1 की वैल्यू कितनी आ गई, 1/100 मीटर स्क्वायर। फोर्स 1 कैलकुलेट करना, तो यहाँ इस एक्सप्रेशन से मैं लिख सकता हूँ F1 इज इक्वल टू F2 इंटू A1 तो F2 की वैल्यू कितनी है, 8000। A1 की वैल्यू कितनी है, 1/100। A2 की वैल्यू कितनी है, 2 1010। दिस इज 40 न्यूटन। 40 न्यूटन लगाओगे तो कार लिफ्ट कर जाएगी। ठीक है, सोच लो, 8000 न्यूटन का कार जो फोर्स लगा रहा है, उसको आप कितने कम फोर्स में लिफ्ट कर पा रहे हो। इसीलिए ये सारे जगह पे यूज होते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट। हटा दूं? ना देखो, मैं चैप्टर, एक नया चैप्टर ला रहा हूँ। द नेम ऑफ द चैप्टर इज इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी में अपना एक ही न्यूमेरिकल होता है जो कि करंट के ऊपर होता है। तो इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले चार्ज के बारे में पढ़ना होता है, व्हाट इज चार्ज, है ना। तो चार्ज क्या होता है, चार्ज होता है प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी और नेचुरल प्रॉपर्टी ऑफ द फंडामेंटल पार्टिकल। ठीक है, और पार्टिकल्स और मैटर, थ्रू विच मैटर और पार्टिकल इंटरेक्ट ईच अदर। इंटरेक्ट ईच अदर का मतलब क्या है, उनके ऊपर क्या लगेगा, फोर्स लगेगा। क्लियर है ना, तो दैट इज कॉल्ड चार्ज। तो बेसिकली हमारे पास चार्ज कितने तरीके के हैं, दो तरीके के, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्ज, है ना। पॉजिटिव चार्ज किसे बोला जाता है, प्रोटॉन को बोला जाता है, और नेगेटिव चार्ज इलेक्ट्रॉन को बोला जाता है। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को नेगेटिव चार्ज बोला जाता है। अब बात आती है कि किसी भी बॉडी को नेगेटिव बनाना, पॉजिटिव बनाना कैसे बनेगा। तो कोई भी बॉडी, जैसे मान लो कोई भी बॉडी की बात कर रहा हूँ, ये डस्टर की, तो ये डस्टर के पास अभी कितने चार्ज है, कैसा चार्ज बॉडी, ये न्यूट्रल है। इसके पास जितने पॉजिटिव है उतना नेगेटिव है। बोलने का मतलब क्या है कि अगर मान लो कोई बॉडी है, इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज है, मतलब 10 प्रोटॉन है, तो 10 इलेक्ट्रॉन भी होंगे। ओवरऑल बॉडी क्या होगा, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होगा। बट अगर मैं इससे इलेक्ट्रॉन निकाल लूं, सपोज 5 इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल लिया, तो 5 इलेक्ट्रॉन निकालते ही इसके पास 10 पॉजिटिव चार्ज तो रहेंगे, लेकिन कितने बच जाएंगे नेगेटिव चार्ज, 5। तो 5 नेगेटिव चार्ज का जो इफेक्ट होगा, 5 पॉजिटिव चार्ज के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, लेकिन 5 पॉजिटिव चार्ज अभी भी इसके पास रह गया। तो ये बॉडी कैसा हो गया, पॉजिटिवली चार्ज बॉडी हो गया। अगर किसी बॉडी में सपोज 10 पॉजिटिव चार्ज है, तो 10 नेगेटिव चार्ज भी है। ठीक है ना, मतलब ओवरऑल बॉडी न्यूट्रल है। हर बॉडी ऐसा ही होता है। अगर मैंने इसके ऊपर 5 नेगेटिव चार्ज दे दिया, मतलब 5 इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो बॉडी कैसा हो जाएगा, 10 पॉजिटिव तो रहेगा ही,
और अब कितने नेगेटिव आ गए? 15, क्योंकि पहले 10 थे, 5 मैंने दिया। तो देखो 10 पॉजिटिव 10 नेगेटिव के इफेक्ट को कैंसिल करेगा, लेकिन 5 नेगेटिव अभी भी रह जाएगा, जिसकी वजह से बॉडी कैसा बॉडी बन जाएगा? नेगेटिव चार्ज बॉडी। क्लियर है? when there is excess of electron body become negative charge, when there is deficiency of electron body become positive charge। क्लियर है ना मेरी बात? ठीक है। तो देखो इस चैप्टर में बेसिकली हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक करंट के बारे में। तो इलेक्ट्रिक करंट को पढ़ने के लिए हमें थोड़ा आइडिया होना चाहिए इलेक्ट्रिक सर्किट के बारे में, ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है? क्लोज कंटिन्यूअस पाथ in which current flow is called electric circuit। क्लियर है? current flow और current not flow, it depends upon the that closed path। ठीक है? on the basis of that closed path it is of two types, that is open circuit और क्लोज सर्किट। ओपन सर्किट में क्या होगा? करंट फ्लो करेगा, क्यों? क्योंकि की क्लोज होता है, पूरा कंटिन्यूअस पाथ रहेगा। बट ओपन सर्किट में क्या होगा? की ओपन रहेगा, जिसमें क्या होगा? करंट फ्लो नहीं करेगा, कहीं ना कहीं ओपन होगा। ठीक है? तो करंट करंट मैं बार बार बोल रहा हूं, तो करंट क्या होता है? जिसे आई से रिप्रेजेंट करा जाता है। करंट होता है दैट रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। क्या होता है? रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये कौन सा चार्ज फ्लो कर रहा है यहाँ पे? यहाँ पे जो चार्ज फ्लो कर रहा है वो इलेक्ट्रॉन फ्लो कर रहा है। ठीक है? मान लो कोई वायर है, ठीक है, वायर में इलेक्ट्रॉन फ्लो करता, करंट ज्यादा है, इसका मतलब क्या है? यहां से जो इलेक्ट्रॉन जो फ्लो कर रहा है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो फ्लो हो रहा है वो ज्यादा फ्लो कर रहा। क्लियर है ना मेरी बात? कम कर रहा तो कम होगा। तो इसीलिए करंट की होती है दैट इज क्यू अपॉन टी, आई इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी, और इसकी यूनिट होती है एम्पियर। अब देखो क्यू, क्यू एक आपके टॉपिक है क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है? किसी भी बॉडी में जो चार्ज है वो इंटीग्रल मल्टीपल है किसके? फंडामेंटल चार्ज या चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के बराबर है। तो Q के जगह पे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन को पुट करेंगे, तो इलेक्ट्रिक करंट का एक और फॉर्मूला आ जाएगा दैट इज I इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी। यहाँ पे N क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और E क्या है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और T क्या है? टाइम। ठीक है ना? देखो एक क्वेश्चन करवाता हूँ इससे, एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड इलेक्ट्रिक करंट, बेसिकली करंट से क्वेश्चंस होते हैं। ठीक है? ये दोनों फॉर्मूला याद है? क्वेश्चन क्या होगा? इन वायर 5 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो इन 2 सेकेंड, फाइंड द नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है? अब बताओ मेरे को नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? देखो सॉल्यूशन, बोला एक वायर है जिसमें करंट कितना फ्लो कर रहा? 5 एम्पियर का, और कितने टाइम में? 2 सेकेंड में। बोला फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का नंबर बताओ। तो अभी मैंने फॉर्मूला दिया था Q इज इक्वल टू एन ई अपॉन टी।
मेरे को n निकालना, तो n वहीं पे रहने, तो q इंटू टी डिवाइडेड बाई ई। q की वैल्यू कितनी दे रखे हैं, सॉरी q, 10। ये फॉर्मूला आई होता ना, आई इज इक्वल टू, आई कितना दे रखा है 5, टी कितना दे रखा है 2, डिवाइडेड बाई 1.6 इंटू 10⁻⁻19। तो देखो इसको डिवाइड करो, तो ये 10 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू 10⁻19। देखो एक डेसिमल से 5 इंटू 2 इज 10, एक डेसिमल से हटाया 0 आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 16 इंटू, तो ये कितना हो जाएगा 6.5 इंटू 10⁻19, 6.25 होगा ना, है ना, ठीक है। मतलब किसी भी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से अगर करंट फ्लो कर रहा है 5 एम्पियर का 2 सेकेंड में, तो वहां से चार्ज फ्लो कर रहा है इलेक्ट्रॉन 6.25 इंटू 10⁻19 नंबर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। हो गया, हटाऊं? तो इलेक्ट्रिक करंट से ये क्वेश्चन होगा, ठीक है, और इलेक्ट्रिक करंट से ये क्वेश्चन होगा, और फिर अब मैं बताने जा रहा हूँ लाइट चैप्टर से, ठीक है। लाइट चैप्टर से क्या क्या होंगे, बेसिकली व्हाट इज लाइट? लाइट इज इनविजिबल फॉर्म ऑफ एनर्जी दैट कॉजेज द सेंसेशन ऑफ विजन, ठीक है। तो लाइट में सबसे पहला आता है दैट इज इमेज फॉर्म बाय द प्लेन मिरर, ठीक है। क्या था, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, ठीक है। प्लेन मिरर से जो इमेज फॉर्म होता है, तो देखो प्लेन मिरर, ये कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा हुआ है, तो रे ऑफ लाइट एक इस तरीके से जाएगा और वो वापस उसी पाथ में आएगा, और दूसरा रे कुछ इस तरीके से जाएगा, टकरा के ऐसा जाएगा। तो यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट का इमेज होगा, ये ऑब्जेक्ट और वो इमेज। तो जो प्लेन मिरर से इमेज बनता है, उसकी जो प्रॉपर्टी होती है, सबसे पहला प्रॉपर्टी होता है कि वो वर्चुअल इमेज बनाता है। कैसा बनाता है? वर्चुअल एंड इरेक्ट। वर्चुअल का मतलब क्या है? इमेज मिरर के पीछे बनेगा और सीधा बनेगा। सेकेंड जो बनता है वो क्या होता है? सेम साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब ऑब्जेक्ट जितना बड़ा होगा उतना बड़ा क्या होगा? इमेज होगा। थर्ड जो बनता है, सेम डिस्टेंस फ्रॉम मिरर, मतलब ऑब्जेक्ट मिरर से जितने पास में, इमेज भी उतना ही दूर में ऑब्जेक्ट बनता है। क्लियर है? और फोर्थ वाला जो प्रॉपर्टी होता है वो क्या होता है? लैटरली इन्वर्टेड होता है। क्लियर है ना? और लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन आपको मालूम है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन क्या है? फर्स्ट लॉ बोलता है कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, नॉर्मल ऑल लाई इन सेम प्लेन। सेकेंड है दैट इज एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो सपोज मान लो एंगल ऑफ इंसिडेंस का मतलब क्या है कि ऐसा मिरर है मेरे पास, अगर आपने रे को इस तरीके से इंसिडेंट करवाया, तब ये किधर जाएगा? तो देखो यहां से इस तरीके से नॉर्मल बनाओगे जहां पे स्ट्राइक करा है, और जितना एंगल ये होगा उतना ही एंगल से ये भी क्या करेगा? रिफ्लेक्ट करेगा। मतलब ये इंसिडेंट रे हो गया और ये रिफ्लेक्टेड रे हो गया, और ये एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हो गया। क्लियर है ना? अब क्वेश्चन ये होता है कि व्हाट इज द एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्लेन मिरर? एंगल ऑफ डेविएशन, डेविएशन का मतलब क्या हुआ? सपोज ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है 30 डिग्री। कितना है? 30 डिग्री।
तो लॉ के हिसाब से एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा 30, क्योंकि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अच्छा ये मिरर नहीं होता तो रे किधर जाता, इस तरीके से जाता ना, मिरर आने से ये कितना घूम गया, तो जितना एंगल मिरर आने की वजह से ये रोटेट कर गया दैट एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ डेविएशन। क्लियर है? तो कितना हो गया, ये सीधा जाता तो टोटल एंगल कितना बनता 180, और घूमा कितना, तो 30 + 30 दैट इज 60, तो दिस इज 120 डिग्री। तो डेविएशन एंगल कितना आ गया 120 डिग्री। क्लियर है मेरी बात? तो दिस इज द एंगल ऑफ डेविएशन बाय द प्लेन मिरर। और डायरेक्शन क्या होगा इसका, घुमा किधर है इस डायरेक्शन में, तो ये एंटी क्लॉकवाइज। सर एक बार फिर से बता दीजिए। देखो एंगल ऑफ डेविएशन, अभी मान लो मैंने ये रे ऑफ लाइट को इस तरीके से भेजा तो देखो ऐसा चला जाएगा ना, लेकिन यस मैं सर। लेकिन मैं बीच में मिरर इस तरीके से रख दूं, ऐसा मैंने क्या किया मिरर रख दिया, अब लाइट ये जाएगा क्या, नहीं जाएगा। नो सर। अब ये नॉर्मल मैंने ड्रॉ किया, सपोज मैंने बोला एंगल ऑफ इंसिडेंस 30 डिग्री होगा सपोज, या क्वेश्चन में आपको दे ओके रखा सर। होगा, तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा, 30 डिग्री। क्यों, क्योंकि लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन यही बोलता जितना एंगल ऑफ इंसिडेंस उतना एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इन दोनों रे के बीच एंगल कितना आ गया 60 डिग्री। अब ये रे को जाना था ऐसा, लेकिन मिरर की वजह से क्या हो गया, इस तरीके से डेविएट कर गया ना, यस सर। रे नीचे जाता, लेकिन मिरर आते ही वो क्या हो गया इस तरीके से डेविएट कर गया, तो जो डेविएट हुआ यही होता है डेल्टा। तो डेल्टा का फॉर्मूला होगा कि क्या होगा, फॉर्मूला कुछ नहीं है, ये टोटल 180 डिग्री एंगल है और ये इधर रह गया 60 डिग्री, तो घुमा कितना 100 माइनस 60 दैट इज 120 डिग्री, तो ये एंगल 120 आ गया बस, है ना। ओके। तो ये हो गया प्लेन मिरर का अब इसके बाद हटा दूं, यस सर। अब इसके बाद आता है स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर में दो मिरर होते, कॉनकेव होते और कॉन्वेक्स होते हैं, ठीक है ना, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो और इसमें जो केसेस है, ये पोल होता है सेंटर ऑफ द मिरर, इसके बाद इसके सामने फोकस होता है और इसके सामने रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है। रिलेशन क्या होता है फोकस और रेडियस ऑफ कर्वेचर का, फोकल लेंथ इज इक्वल टू हाफ ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है ना। फोकल लेंथ क्या होता है, हाफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अब आपको पता है जो इमेज फॉर्म करता है उसके 6 केसेस होते हैं अलग अलग, है ना। ऑब्जेक्ट अलग अलग पोजीशन पे होगा तो इमेज कहाँ बनेगा, अलग अलग पोजीशन पे। एक होता है ऑब्जेक्ट, अगर देखो ऑब्जेक्ट बनाया, इमेज बनाया मैंने, और साइज के बारे में बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले ऑब्जेक्ट कहाँ पे रखोगे, इन्फिनिटी पे रखोगे तो इमेज बनेगा फोकस पे, और साइज क्या होगा हाईली डिमिनिश्ड। सेकेंड, ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सी होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन एफ एंड सी, और साइज कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अगर आप ऑब्जेक्ट को रखोगे एट सी
तो इमेज भी सी पे बनेगा और कैसा बनेगा, सेम साइज। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट को बिटवीन एफ एंड सी रखोगे तो इमेज बनेगा बियॉन्ड सी और वो लार्जर होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को फोकस पे रखा है तो इमेज बनेगा एट इंफिनिटी और वो लार्जर होगा। और फाइनल है, जब आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन पोल एंड फोकस तो इमेज कहां पे बनेगा, बिहाइंड मिरर, मिरर के पीछे बनता और ये कैसा होता है, लार्जर होता, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। अगर मैं इसकी नेचर की बात करूं तो यहां से सारे वाले केस में क्या होगा, रियल इमेज होगा। सिर्फ एक ही जो लास्ट वाला केस है इसमें क्या होगा, वर्चुअल होगा एंड इरेक्ट होगा। क्लियर है, कैसा होगा, वर्चुअल और इरेक्ट। अब उसी तरीके से किसके लिए बात करूं, ये कॉनकेव ये किसके लिए है, कॉनकेव मिरर के लिए है। अगर मैं कॉन्वेक्स मिरर की बात करूं तो इसके दो केसेस बनते हैं। ऑब्जेक्ट को मैंने कहां रखा है, एट इंफिनिटी, तो इमेज कहां बनेगा, एट फोकस। और साइज क्या होगा, हाईली डिमिनिश, बहुत ही छोटा। ठीक है ना। और व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन पोल एंड इंफिनिटी तो इमेज कहां बनेगा, बिटवीन पोल एंड फोकस। और ये कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है। और ये मिरर, इसमें देखो 5 केसेस में रियल इमेज मिल रहा है और एक केसेस में वर्चुअल। ये मिरर में दोनों केसेस में हमेशा मेरे को मिलेगा वर्चुअल इमेज। याद रखना, क्वेश्चन आएगा विच मिरर ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज, तो कॉन्वेक्स मिरर ऑलवेज गिव वर्चुअल इमेज। सर इसका वर्क एनर्जी पावर करा दीजिए। वर्क एनर्जी पावर, यस सर। हाँ करवा दे रहा हूँ इसके बाद वाले क्लास में, है ना। ठीक है ओके सर। उसमें मैं मोशन करवाऊंगा, वर्क एनर्जी पावर करवाऊंगा। हटा दूं, यस। सेम चीज इसी तरीके से लेंस में भी होता है ना। सिर्फ वहां पे क्या आ जाता है, एफ एंड टू एफ के केस आ जाते हैं। ठीक है, लेंस, व्हाट इज लेंस, ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मीडियम और ट्रांसपेरेंट रिफ्रैक्टिंग मटेरियल बॉन्डेड बाय टू स्फेरिकल सरफेस और मे बी वन स्फेरिकल वन फ्लैट सरफेस। ठीक है, तो देखो लेंस बेसिकली दो तरीके का होता है, एक होता है कॉन्वेक्स और दूसरा होता है कॉनकेव। ठीक है, कॉनकेव देखोगे तो इस तरीके का होगा और कॉन्वेक्स देखोगे तो ऐसा दिखेगा। अब इसकी मैं बात कर रहा हूं, ठीक है ना। क्या क्या, हाँ अश्विन, हाँ अश्विक, हाँ वही है, वही अश्विक रंजन है। अश्विन, आपका अश्विन नाम है या अश्विक नाम है, आवाज आ रही है सर मेरी। अश्विन। यहाँ पे अश्विक रंजन लिखा हुआ है, आपका है क्या अश्विक रंजन, सर अश्विन भट्ट। अश्विन रंजन नाम है ना कंप्लीट। नो सर, सर अश्विन भट्ट। अश्विन राइट, सर भट्ट, BHATT। बी BHIKT,
Sir, BHATT, Bhatt. अच्छा अच्छा, नहीं उनका नाम नहीं है। ठीक है, देखो अब इसमें बात करता हूँ ऑब्जेक्ट की पोजीशन कहाँ होगी। ठीक है, इमेज कहाँ बनेंगे और नेचर उसकी क्या होगी और उसकी साइज क्या होगी। उसी उसी लेंस का मैं नीचे इसमें डिस्कस कर दूंगा। अभी किसकी बातें कर रहा हूँ, कॉन्वेक्स का। तो वेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी, इमेज कहाँ पे बनता, फोकस पे बनता। और नेचर कैसा होता, रियल होता। साइज हाईली डिमिनिश्ड होता। ठीक है, फर्स्ट जब ऑब्जेक्ट बियॉन्ड 2f होगा तो इमेज कहाँ पे बनेगा, बिटवीन f एंड 2f। और नेचर क्या होगा, रियल होगा। और साइज क्या होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये सेम एज आपको दिखेगा कॉन्वेक्स लेंस का कंडीशन कॉनकेव मिरर के जैसा। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट होगा बिटवीन या एट 2f का मतलब वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर वाला कंडीशन है। तो इमेज कहाँ पे बनेगा, 2f पे बनेगा। और ये भी रियल होगा और कैसा होगा, सेम साइज होगा, है ना। अगर इमेज हो, ऑब्जेक्ट को आपने रखा है बिटवीन f एंड 2f तो इमेज बनेगा बियॉन्ड 2f और ये भी रियल होगा। और रियल इमेज और लार्जर देन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट से क्या होगा, बड़ा होगा। अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा है एट f तो इमेज होगा इंफिनिटी पे और वो रियल होगा और हाईली इनलार्ज, बहुत ही बड़ा बनेगा। ठीक है, अगर आपने ऑब्जेक्ट को रखा बिटवीन f एंड ऑप्टिकल सेंटर तो इमेज होगा बिहाइंड लेंस, लेंस के पीछे जिधर ऑब्जेक्ट रखा था। और यही सिर्फ एक ऐसा केस होता है जिसमें वर्चुअल इमेज मिलता और लार्जर देन ऑब्जेक्ट। साइज कितना होगा, लार्जर देन ऑब्जेक्ट होगा। ठीक है, ये किसके होगा, कॉन्वेक्स लेंस के। अगर मैं बात करूं कॉनकेव के, ठीक है, यहां से मैं बात कर रहा हूं कॉनकेव का, तो इसके दो केसेस होते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट इज एट इंफिनिटी तो इमेज कहां पे बनेगा, एट फोकस। और वो कैसा होता है, वर्चुअल होता। और हाईली डिमिनिश्ड, हाईली डिमिनिश्ड का मतलब बहुत ही छोटा। ठीक है, और व्हेन ऑब्जेक्ट इज बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर एंड फोकस तो इमेज कहाँ पे बनेगा, ऑप्टिकल सेंटर और फोकस में आपने रखा तो इमेज बनेगा एफ एंड ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। ठीक है, या व्हेन ऑब्जेक्ट इज एनीवेयर, इंफिनिटी को छोड़ के कहीं पे भी रख दो तो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनेगा। और ये भी इमेज कैसा होता है, वर्चुअल। और ये कैसा होगा, स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। देखो आपने मिरर में देखा था, कौन सा मिरर हमेशा वर्चुअल इमेज बनाता था, कौन मिरर था, कॉन्वेक्स। कौन। बट इसमें कॉनकेव लेंस है जो हमेशा क्या करेगा, वर्चुअल इमेज बनाएगा, याद रखोगे। ठीक है, और कॉन्वेक्स लेंस एक वर्चुअल केस बनाता है, अदरवाइज बाकी सारे केसेस में हमेशा रियल इमेज बनाता है। क्लियर है ना। यस सर। तो ये हो गए, तो लाइट का हो गया है ना। अब आपके रह रहे हैं फोकस वगैरह तो बता ही दिया। एक होता पावर ऑफ लेंस, तो पावर ऑफ लेंस होता है P से लिखा जाता है, एंड P इज इक्वल टू 1 अपॉन फोकल लेंथ। और ये फोकल लेंथ मीटर में होना चाहिए। ठीक है, और पावर इज इक्वल टू 100/f, तो f को यहाँ पे सेंटीमीटर में होना चाहिए। और पावर की यूनिट क्या होती है, डायोप्टर। ठीक है, जैसे आप लेंस को यूज करते हो, है ना, ऑप्टिकल लेंस को यूज करते हो स्पेक्ट्स में, तो उसमें पावर बोलते हो -1.25 डायोप्टर। ठीक है, तो यूनिट डायोप्टर होंगे।
चलो अब मैं मोशन टॉपिक स्टार्ट करूंगा, ठीक है। मोशन के बाद मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा एनएलएम्स का थोड़ा सा, फिर फ्लूइड का मैं एक्सप्लेन करूंगा, फिर ग्रेविटेशन, ठीक है ना। हाँ, फ्लूइड 8 का हो गया ना, सिर्फ एक बायोन्सी के बारे में बताऊंगा, ठीक है। ऑलमोस्ट फ्लूइड भी हो गया, लिक्विड प्रेशर वगैरह, बायोन्सी और रिलेटिव डेंसिटी, दो चीज मैं बताऊंगा। हटा दूं इसे? यस सर। और साउंड में थोड़ा सा मैं बताऊंगा, एक रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड बताऊंगा और दूसरा वेलोसिटी, वेवलेंथ और टाइम पीरियड और फ्रीक्वेंसी में क्या रिलेशन, उससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल आते हैं, ठीक है। ओके सर। देखो मोशन, ठीक है, द नेम ऑफ द चैप्टर इज मोशन। तो मोशन का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का पोजीशन चेंज होना, किसी भी चीज का पोजीशन चेंज होना विथ रिस्पेक्ट टू ऑब्जर्वर विद द पासेज ऑफ टाइम। सपोज मैं किसी को ऑब्जर्व कर रहा हूँ तो मैं ऑब्जर्वर हो गया, मेरे रिस्पेक्ट में उस ऑब्जेक्ट की पोजीशन चेंज हो रही है टाइम के साथ, तो वो ऑब्जेक्ट किस में होगा? मोशन में होगा। क्लियर है ना मेरी बात? सपोज अभी मैं खड़ा हूँ, मैं क्लासरूम में बेंच टेबल को देख रहा हूँ, उसकी पोजीशन अभी चेंज नहीं हो रही है, वो रेस्ट में है। बट जैसे मैं मूव करने लगूँ मेरे रिस्पेक्ट में वो दूर जाता जा रहा, मतलब मैं टेबल को क्या बोलूंगा? मोशन में है। क्लियर है ना? तो देखो मोशन और रेस्ट तो हो गया ये, और ये मोशन और रेस्ट मेरे रिस्पेक्ट में डिसाइड हो रहा, मैं चलने लग रहा हूँ लेकिन टेबल को बोल रहा हूँ रेस्ट मोशन में आ गया, तो ये रिलेटिव क्वांटिटी हो गई। क्लियर है ना? रिलेटेड है किससे? ऑब्जर्वर से है। देन आफ्टर दैट देयर इज अ थिंग दैट डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस क्या होता है? एक्चुअल लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इज कॉल्ड डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन, ये डिस्प्लेसमेंट होता है। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट को बोलते हैं क्या कि लेंथ ऑफ पाथ कवर्ड बाय द बॉडी इन पर्टिकुलर डायरेक्शन। तो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी बट डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट में क्या आ जाता है? डायरेक्शन भी आ जाता है। तो जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हमने डिस्क्राइब कर दिया, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तो जब मैंने बता दिया, तो डिस्टेंस क्या है? स्केलर क्वांटिटी है, और डिस्प्लेसमेंट क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। तो टाइम के रिस्पेक्ट में अगर डिस्टेंस चेंज होगा तो उसे क्या बोला जाएगा? स्पीड। ठीक है। जैसे मैं चल रहा हूं, मेरे पास कुछ पाथ है, डिस्टेंस है, मैंने उसको कवर किया 5 सेकेंड में, और मैंने उसी पाथ को कवर किया 10 सेकेंड में, तो मेरी स्पीड किस में ज्यादा होगी? जिसमें मैंने कम टाइम दिया। ठीक है। इसीलिए बोला जाता है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस इज कॉल्ड स्पीड। और डिस्प्लेसमेंट, ठीक है, वेलोसिटी। रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, उसे क्या बोला जाएगा? वेलोसिटी बोला जाएगा। इसीलिए स्पीड की कोई डायरेक्शन नहीं होती, बट वेलोसिटी की क्या होती है? डायरेक्शन होती है। दैट्स व्हाई वेलोसिटी इज अगेन अ वेक्टर क्वांटिटी। और इसकी यूनिट क्या होगी? डिस्टेंस को मीटर लिखते हैं और टाइम को सेकेंड, इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड है ना। अब देखो एक टर्म आता है एक्सीलरेशन, ठीक है, क्या आता है? एक्सीलरेशन। एक्सीलरेशन का मतलब होता है रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी कितना इंक्रीज करा या डिक्रीज करा। अगर इंक्रीज करा तो पॉजिटिव, जिधर अगर मान लो मैं चल रहा हूँ, मेरे को पीछे से किसी ने धक्का दिया तो मेरी स्पीड बढ़ जाएगी, मतलब मेरी वेलोसिटी में जो चेंज आया वो क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। मतलब जहां पे फोर्स लगेगा वहीं पे क्या होगा? एक्सीलरेशन होगा। ठीक है। अब एक्सीलरेशन के बाद रिटार्डेशन होता है। सपोज मान लो मैं चल रहा हूँ, ठीक है, मैं चल रहा हूँ, मेरे को सामने से किसी ने रोका, तो मेरी वेलोसिटी क्या होगी? कम हो जाएगी, तो वो क्या होगा? रिटार्डेशन, मतलब नेगेटिव एक्सीलरेशन उसे बोला जाता है। ठीक है। तो एक्सीलरेशन का मतलब क्या होता है?
change in velocity divided by time, means that is final velocity minus initial velocity divided by time. This is acceleration. ठीक है ना? अब आपको मालूम है जो हमें पढ़ना है वो कांस्टेंट एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ना, मतलब बॉडी, अगर कोई बॉडी है 5 kg का, उसके ऊपर फोर्स आपने लगाया 10 न्यूटन, तो देखो 5 kg का बॉडी फिक्स है, फोर्स भी लगाया वो भी फिक्स है, मतलब कांस्टेंट है। तो ऐसे केस में हमें पढ़ना कि जहां पे कांस्टेंट फोर्स एक्ट कर रहा है और बॉडी में कांस्टेंट एक्सीलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है, ऐसे कंडीशन वाले को हमें पढ़ना है। और इसके लिए ही हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, ठीक है ना? वो इक्वेशन ऑफ मोशन मैं लिख रहा हूं। क्या है वो इक्वेशन ऑफ मोशन? First equation of motion is v is equal to u plus at. Second equation of motion is s is equal to ut plus. ut plus half at square Third equation of motion is v square minus u square, equals to u square plus 2a. है ना? तो देखो v फाइनल वेलोसिटी, u इनिशियल वेलोसिटी, एज एक्सीलरेशन, t इज टाइम पीरियड, s इज डिस्प्लेसमेंट और बाकी सब सारे रिलेटेड, ठीक है? एक और टॉपिक होता है, वो होता है दैट इज एवरेज, ठीक है? क्या होता है? एक होता है एवरेज स्पीड होता है। तो एवरेज स्पीड क्या होता है? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। टोटल जर्नी में सपोज मैं यहाँ से गया, कोचिंग से रूम गया, रूम से वापस आया, तो टोटल डिस्टेंस मैंने कितना ट्रेवल किया और आने जाने में मेरे को कितना टाइम लगा, दोनों को डिवाइड करोगे तो एवरेज स्पीड मिल जाएगी। इसकी भी यूनिट मीटर पर सेकेंड होती है, ठीक है? और दूसरा होता है एवरेज वेलोसिटी, और ये क्या होता है? टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, ठीक है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम, है ना? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड, जैसे अब मान लो मैं यहां से घर गया, घर से वापस आया, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया? 0 हो गया। जहां से चला वहीं आ गया। फाइनल भी मेरी सेम है, इनिशियल भी सेम है, तो मेरा क्या होगा? एवरेज वेलोसिटी 0 हो जाएगा, ठीक है? चलो, हो गए सारे, मैंने टॉपिक कवर कर दिए। अब न्यूमेरिकल करते हैं। देखो, एक पाथ है 80 मीटर का ए से बी, और बी से सी है 40 मीटर का। तो जाने में लगा 10 सेकेंड बी तक, आने में लगा सी तक 4 सेकेंड। तो आपको बताना एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी। सर 8.5 मीटर पर सेकंड उसकी एवरेज स्पीड है। ओके, एवरेज वेलोसिटी? सर 1 मिनट। सर 8 मीटर पर सेकेंड एवरेज वेलोसिटी। ओके, देखो मैंने एवरेज स्पीड के लिए क्या बोला था? टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल, 2.8 एवरेज वेलोसिटी। देखते हैं टोटल डिस्टेंस कितना है? 80 प्लस 40 डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा? 10 प्लस 4, तो ये कितना हो गया? 120 डिवाइडेड बाई 14, तो ये 67, 60 डिवाइडेड बाई 7 मीटर पर सेकेंड, ठीक है? अब एवरेज वेलोसिटी की मैं बात करता हूं।
तो एवरेज वेलोसिटी का मैंने लिखा था टोटल डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये यहाँ से चला होगा ऐसे करके चला, फिर वापस यहाँ तक आ गया, मतलब ये इनिशियल है तो ये क्या है, फाइनल है। चला कितना, फाइनल पोजीशन कितना है, यहाँ से 0 से स्टार्ट किया होगा और यहाँ तक 80 मीटर है, और ये इधर से 40 है तो ये कितना होगा, 60 मीटर होगा ना, सॉरी 40 है ना, तो 40 मीटर ही होगा, है ना। यहाँ से यहाँ तक 40 मीटर, यहाँ से यहाँ तक 40, मतलब फाइनल पोजीशन क्या है, 40 मीटर माइनस 0 मीटर डिवाइडेड बाई टोटल टाइम कितना लगा, टोटल टाइम वही लगा यहाँ तक आने के लिए 14, दिस इज 40 डिवाइडेड बाई 14 विच इज इक्वल टू 20/7 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन और है, a car of mass 800 kg is at rest. Find the force generated by engine so that in 12 seconds it acquire a velocity of 20 meter per second. सॉल्व करो इसे। देखो होगा क्या, 30,033.3 न्यूटन। ओके देखो कार है, एक मास है ना, इनिशियली रेस्ट पे, मतलब u की वैल्यू क्या है 0 और मास कितना है 800 kg, यही है। अब मेरे को बोल रहा है कि हमने एक्सीलरेट किया, एक्सीलरेटर दबाया, इतना दबाया कि सो दैट वो 12 सेकेंड में, मतलब टाइम जब 12 सेकेंड हुआ तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो मेरे को बोल रहा जो एक्सीलरेटर दबाया तो इंजन कितना फोर्स लगाया होगा, तो इंजन फॉरवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाया होगा, तो फोर्स मेरे को कैलकुलेट करना है। तो फोर्स इज इक्वल टू होता मास इनटू एक्सीलरेशन। तो मेरे पास मास है, एक्सीलरेशन नहीं है। अभी आपको मैंने फॉर्मूला दिया था एक्सीलरेशन इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन टी। v की वैल्यू कितनी है 20 मीटर पर सेकेंड, u 0 और दिस इज 12, 20/12 विच इज 4 5/3, यही होगा ना मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन आ गया दैट इज 5/3 इंटू 800, तो वही 13,333 आएगा, है ना। हाँ ये न्यूटन। चलो ठीक है ना। तो इसी तरीके के क्वेश्चन होंगे मोशन से। अब नेक्स्ट मैं आपको एक दो क्वेश्चन एनएलएम का करवाऊंगा थोड़ा सा बता के, ठीक है, फिर मैं आपको फ्लूइड का ग्रेविटेशन का करा दूंगा। चलो 5 मिनट का रेस्ट, ठीक है, 5 मिनट के बाद फिर से करते हैं।